जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो सभी बच्चों का वेलकम है ऑन डिजिफाई डिफेंस। और बेटा आज जो है मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। तो बेटा एनडीए 2026 का आगाज हो चुका है और आई होप सबने तैयारी भी उसकी स्टार्ट कर दी है। और बेटा जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अखिल सर ने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाई है। इसके अलावा बेटा दूसरी जो चीज है, एग्जाम कैसे आपको क्रैक करना है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसकी कुछ प्लानिंग होती है। तो आज उसी प्लानिंग के ऊपर हमारा यह डिस्कशन रहने वाला है। तो बेटा आज हम बात करेंगे फॉर एनडीए की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आपको मिल जाएगी। जिससे आपके काफी सारे डाउट्स जो है वो आंसर्स भी हो जाएंगे। तो आज का हमारा बेटा एजेंडा क्या है? तो बेसिकली एजेंडा जो है वो सिंपल है कि हम जो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहते हैं जिससे हमारा एनडीए में सिलेक्शन पक्का हो। दूसरी चीज कि सर ये टॉपर्स जो होते हैं या जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आपने देखा भी होगा जब एनालिसिस हो रहा था तो पीछे बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे थे मार्क्स अपने। तो सर ये कैसे आ जाते हैं, मतलब हम ऐसा क्या नहीं कर पाते हैं, और क्या वो स्मार्ट प्रिपरेशन टेक्निक्स है जो हमने अपनानी है ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। लेकिन बेटा सिलेक्शन पक्का करने के लिए मैं प्लानिंग बताने वाला हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप हो। इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी या इस पूरी की पूरी प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हो आप, कि जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे उसको आप अपने दिमाग से प्लान करके लगाएंगे, तब जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं यहां पे आके बोल रहा हूं कि बेटा ये देखो हमारे पास ये स्ट्रैटेजी है जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो साइंस सेक्शन के अंदर, लेकिन अगर आप इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड यू नीड टू एग्जीक्यूट द प्लान स्टेप बाय स्टेप। वेट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लिटिल लिटिल स्टेप्स लगाते चलो, तब जाके तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आज ही डिसाइड करना है कि एनडीए करना है कि नहीं करना है। डिसाइड कैसे करना है कि मैं रोज एक स्टेप आगे बढ़ता जाऊंगा, रोज एक ऐसा डिसीजन लेता जाऊंगा ताकि मेरी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। तो उसके लिए आपको अभी से दिमाग में इमेज बना लेनी है कि यार मेरे को रिटर्न नहीं निकालना, कट ऑफ नहीं निकालनी, मेरे को खड़कवासला जाना है। उसके लिए एसएसबी भी है, रिटर्न भी है। एसएसबी के लिए आज से ही आपको अपने लिए सारी चीजें करनी शुरू करनी है। अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस अभी के अभी करना है, और वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको आपके रिटर्न में भी हेल्प करेगी। ठीक है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। तो दोनों पे बराबर फोकस करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले बेटा आज हम बात करते हैं हमारी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी। सीक्रेट तो क्या ही है, बेसिकली बात करेंगे कुछ स्टेप्स हैं बेटा। मतलब बच्चे तो बहुत सारे प्लान करते हैं ना, 5 लाख के करीब बच्चा जो है एनडी का एग्जाम लिखता है, लेकिन सिलेक्शन किनका है? 400 का, विदाउट एनी रिजर्वेशन, है ना। टॉप 400 विल बी सिलेक्टेड। तो क्या करते हैं वो टॉप 400, है ना? क्या ऐसी प्लानिंग है उनके पास, क्या ऐसा हम बोलते हैं सीक्रेट है उनके पास? तो आज वो सीक्रेट रिवील करते हैं। वैसे तो बहुत रिवील किया, तुम मानते नहीं हो वो सीक्रेट। ठीक है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करूंगा, प्लीज इस पे गौर करा करें। ओके, और इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है बेटा वो है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जब भी बच्चा मेरे से, मतलब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे से एक सवाल जरूर पूछते हैं कि सर साइंस के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी बुक सर लेनी चाहिए? तो मैं एक ही जवाब देता हूं बेटा, एनसीईआरटी, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। एनसीईआरटी क्यों? तो बेटा इसका प्रूफ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के पता चल जाएगा। तो एनसीईआरटी को हम बोलते हैं इट इज द बाइबल ऑफ एनडीए। ठीक है, ये बाइबल है, बाइबल इसमें सब कुछ है। अगर आप एनसीईआरटी से आपका मोर देन 90% सिलेबस जो है वो कवर होता है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, फिजिक्स के, साइंस के, 9th क्लास के न्यूमेरिकल, 10th क्लास के न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज क्वेश्चंस साइंस के 9th 10th अच्छे से करनी है। तो और 11th 12th की एनसीईआरटी में आपको फिजिक्स को करना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी 9th 10th से हो जाएगा मैक्सिमम, बायो तो सारा हो जाएगा, केमिस्ट्री के 10% हिस्सा रह जाता है। फिजिक्स आपको 9th 10th 11th 12th दोनों करनी है। ठीक है, पर 11th 12th की सारी नहीं करनी है, जो टॉपिक्स एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। ये आपका पहला फंडा आपको लगाना है। दूसरा है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर मैं पढ़ तो रहा हूं, सर एनसीईआरटी ना मजा नहीं आता, सर समझ ही नहीं आती, सर समझ नहीं आती, या कई बार कहते हैं सर मजा ही नहीं आता, सर नोट्स कैसे बनाऊं मेरे को ये नहीं आइडिया लगता, कोई कहता है सर बोरिंग हो जाती है। तो उसका कारण ये है कि आपको सबसे पहले यह भी सीखना है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। ठीक है, तो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक क्या है कि आपको पहले तो थोरली, मतलब पूरा का पूरा पढ़ना है, बिकॉज एनसीईआरटी में कोई लाइन नहीं छोड़नी है, वो लाइंस उठा देता है क्वेश्चंस में भी आ जाती है, सीधा पेपर में आ जाती है। इवन आप देखिए एग्जांपल्स तक वो ले लेता है। एक बार आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 तक, 2023 तक, 19 से लेकर 2023 4 साल 9 पेपर, 7 पेपर, क्योंकि 20 में एक हुआ था, 7 पेपर्स में 7 एग्जाम्स के अंदर उसने क्या किया, एक कुछ टॉपिक था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, हर एग्जाम में बदल बदल के, कई बार वो साइड में जो ब्लू कलर के आपके बॉक्सेस है वहां से उठा रहा होता है। तो पूरी तरह से एनसीईआरटी को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपका फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, पढ़नी पड़ेगी। ओके, दूसरी चीज है आपको जब भी आप पढ़ रहे हो, तो मैं एक बच्चा जैसे जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ेगा उसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी तो एक बार सिर्फ पढ़िए, आराम से ऐसे पढ़िए जैसे आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए।
उसके बाद जब दूसरी बार पढ़ने बैठेंगे तो साथ में एक पेंसिल, एक हाइलाइटर या एक पेन, जो आप मतलब मेनली पेंसिल तो होनी चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है उसको अंडरलाइन कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो। डेफिनेशन है कुछ भी है, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है उसको सर्कल कर लीजिए। वो करना जरूरी है कि दोबारा जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको पता होगी यार ये, हाँ ये मैंने सर्कल किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए किया हुआ है, ताकि वो दिमाग से ना छूटे जब रिवीजन दोबारा करनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकते हो। फिर जब नोट्स बनाओगे नोट्स में आप वो पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो फोकस एरिया क्या होंगे बेटा, डायग्राम्स आ जाती हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में बेटा ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ्स आपको करनी है। उसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसिड बेस का रिएक्शंस हो, चाहे वो मेटल्स नॉन मेटल्स की रिएक्शन हो। आएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, रिएक्शन सीधी बैलेंस बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं ज्यादा आने वाला, लेकिन वो रिएक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको अंडरलाइन कीजिए। बायोलॉजी के अंदर आप टेबल्स पढ़ सकते हैं, विटामिन का जैसे टेबल है, डिसीजेस का टेबल्स है। इसके अलावा आपके जो डायग्राम्स है, लाइक हार्ट का डायग्राम है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सा कहां से निकल रहा है हार्मोन्स, वो सारी चीजें आपको डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। वो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इमेजेस में ज्यादा चीजें याद रखता है, तो इमेजेस में ज्यादा याद रहता है तो फोटो देख के ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी से पकड़ना है। साथ में एक नोटबुक लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बच्चा नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स आज नहीं बनाओगे ना, आज वहां पे टाइम बचाओगे कि सर टाइम क्यों वेस्ट करना, आजकल तो इतना वो बोलते हैं ना कि एआई का जमाना है, मैं तो वहीं से पढ़ लूंगा चैट जीपीटी से। बेटा नोट्स नहीं बनाओगे ना तो मार्च में पछताओगे। अभी सितंबर का मिड चल रहा है, मिड का एंड चल रहा है, मार्च में मेरी बात याद रखोगे, सर बोल रहे थे कि नोट्स बना लोगे, कि रिवीजन कहां से करोगे, सारी बुक थोड़ी रिवाइज करने बैठोगे। तो नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो वहां अभी जो समय इन्वेस्ट करोगे ना वहां पे बचाएगा वो सारा, क्योंकि अगर अभी बचाने की सोचोगे वहां पे सारा बर्बाद कर लेंगे हम समय, मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल में। तो अभी इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि अभी समय है इन्वेस्ट करने के लिए, करिए। ठीक है, सर रामलीला जाना होता है, सर दशहरा भी देखना है, सर दोस्त के साथ भी जाना होता है, अभी तो एनडीए खत्म हुआ है, सर थोड़ा सा आराम तो कर लें, ये वाला एटीट्यूड अगर आपके पास है तो बेटा छोड़ दो, एनडीए नहीं होने वाला। एनडीए के लिए सिंपल है, शुरू हो चुके हैं बच्चे, हम भी शुरू हो चुके हैं, तुमने भी होना पड़ेगा अगर सच में जाना है। नहीं जाना तो फिर तो जिंदगी जैसे चल रही है चलने दीजिए। ठीक है, तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम सच में एनडीए जाने के काबिल बनना चाहते हो। काबिल देखो, अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करनी है ना, मेहनत कर रहे हैं हम, अपने अंदर वो क्वालिटीज जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको खुद पे समय देना पड़ेगा। खुद के ऊपर जितना समय दोगे उतना ज्यादा निखरोगे। तो ठीक है, पहले बिखरोगे फिर जाके निखरोगे, बिखरना जरूरी है निखरने के लिए, बात याद रखिए। बचोगे ना मेहनत करने से तो बेटा लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, फिर मत कहना। तो याद रखिए मेरी बात। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड आता है, ये सेकंड जो सीक्रेट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप एक बार पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो सिर्फ, कि यार क्या क्या है, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सिलेबस में कौन से टॉपिक्स होते हैं, है ना। सिलेबस तो बहुत सारा है साइंस में भी, तो एक्चुअल में कहां से क्वेश्चन पकड़ रहा है, वो कहां से पूछ रहा है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर कहां से पता चलेगा। दूसरी चीज, आपको पैटर्न का अंदाजा होगा कि यार क्वेश्चन किस लेवल तक के पहुंचते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं, वो आपको आइडिया लगेगा। तो ईयरली कितना, मैं हमेशा वैसे बोलता हूं कम से कम 10 और मैक्सिमम 15 साल, तो 10 to 15 ईयर्स के आप जो है क्वेश्चंस देखिए। अब बेटा क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं, ये फैक्ट है। यूपीएससी कोशिश करता है कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो, बहुत कुछ कई बार हो जाता है क्वेश्चंस दोबारा पूछ लिए जाते हैं, पर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। क्या रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा होता है। कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसपे वो बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आपको उन कॉन्सेप्ट को पहचानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ेगा। दिस इज द किंग, यहां से आइडिया लगेगा, क्योंकि जब आपको एक बार पता चल गया कि यार एक्चुअल में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जब करने बैठोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे। जैसे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, न्यूमेरिकल वहां से बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी वहां से बन जाते हैं, तो पता है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं हम डिटेल में। सेल वाला टॉपिक बायोलॉजी में, वहां से 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं ना उस टॉपिक को। मेटल्स नॉन मेटल्स आपका है, एसिड बेसिस सॉल्ट से केमिस्ट्री में, तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी हर चीज डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि हमारे जहां पे श्योरिटी है वो तो अच्छे से कवर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में प्रेडिक्शन करी जा सकती है। मैं हमेशा बोलता भी हूं कि भाई ये पढ़ लो, ये आएगा, तो प्रेडिक्शन कहां से हो रही है, इन्हीं से तो हो रही है कि यार क्या बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्रेडिक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई पढ़ते रहो। ठीक है, कि बहुत एक बच्चे ना सिलेक्टिव ही हो जाते हैं। फिर मेरे से स्टार्टिंग में पूछता है बच्चा कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, मैं बोलता मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी कोई नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा जब तुम सारे पढ़ लोगे, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अगर तुमने तैयारी शुरू कर दी, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा ना कि यार कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही बच्चा पूछता है जो पढ़ नहीं रहा होता, एंड में वही पूछता है हाथ पैर मारने के लिए कि सर कुछ हो जाए बस। ठीक है, तो वो है। तो एग्जाम कैन बी प्रेडिक्टेबल विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। देन जो है थर्ड चीज पे हम बात करेंगे वो है हमारी स्मार्ट टेक्निक्स। तो बेटा स्मार्टली आपको टॉपिक्स को टारगेट करना है, जो मैं पहले बता ही चुका हूं कि हर सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
तो हमें, मैं वहां पे बोलता हूं ये मस्ट कवर्ड टॉपिक है। मस्ट मतलब इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा बाकी पढ़ने, लेकिन इनको जरूर कवर करना है। तो मस्ट स्टडीड टॉपिक ये है। जैसे फिजिक्स के अंदर बेटा पूरा काइनेमेटिक्स आपका जो है, जो अभी हमने कवर किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, यहां से बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, इससे बनेगा, ऑप्टिक्स का टॉपिक है, साउंड वाला टॉपिक। ये 5 टॉपिक, अब मान के चलिए कि 100 मार्क्स का फिजिक्स आता है, तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये कम से कम आपके 60 to 70 मार्क्स कवर कर जाते हैं। 60 to 70 यही टॉपिक ले जाते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री भी आपकी 60 मार्क्स की आती है। तो ये जो टॉपिक है, मैटर है, मेटल्स, नॉन मेटल्स है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, केमिकल रिएक्शन, कार्बोनेट्स, कंपाउंड, तो बेटा 60 में से कम 48 मार्क्स ये भाई निपटा देंगे सारे, कम से कम आराम से। मोस्टली यही टॉपिक, यहीं से क्वेश्चन बनता है। बायोलॉजी में बेटा थोड़ा सा वो ना मूडी होता है, पर मेनली जो टॉपिक्स हैं वो यही है, सेल और रिप्रोडक्शन। ये सब मतलब ये दोनों मिलके 5 के 6 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, मतलब कम से कम 24 मार्क्स तो यहीं पे कवर हो गए 40 में से। उसके अलावा फिर टिश्यू और ह्यूमन बॉडी में से तो चलो टॉपिक्स हैं ही काफी, पर ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो करने ही करने हैं। तो बेटा आइडेंटिफाई, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो कम से कम 200 में से आप 160 प्लस स्कोर आराम से कर लो, आराम से। इस बार मैंने प्रेडिक्ट भी किया था, मतलब प्रेडिक्ट नहीं किया, मतलब मैंने बोला भी है, जिस दिन एनालिसिस हुआ था मैंने बोला है कि जिस बच्चे ने अच्छे से साइंस आराम से बिल्कुल बेसिक से पढ़ के कवर करी है ना, तो इस बार इतना इजी पेपर था कि बेटा तुम्हारे 3 क्वेश्चन को छोड़कर कोई गलत ही नहीं होना था। 188 बन रहे हैं, मतलब एक बच्चे के आराम, अगर उसने अच्छे से मेहनत करी है ना, तो ये 160 प्लस नहीं 188 बन रहा होना था। ये मतलब देखो 180 प्लस तक यहां से उठा रहे हो आप, 180 प्लस यहां से, या जैसे 160 प्लस, चलो मान लीजिए 160 आया, पेपर टफ आया, 160 प्लस यहां से। मैथ्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ में रो मत की सर कट ऑफ नहीं हो रहा, सर 70 आ जाए, 75 आ जाए, 75 आ जाए, अरे मैथ में इंप्रूव करो यार। तैयारी करने के लिए बैठे हो ना तैयारी करने के लिए कि सर निकालना है, तो फिर क्यों रोते हो कि मैथ्स नहीं हो रहा? बनाओ उसे, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, सोल्यूशन पे करो। प्रॉब्लम तो वही है कि मैथ वीक है मेरा, क्या करूं? अखिल सर से पूछा, सर ने बोला कि ये टॉपिक अच्छे से पढ़ और प्रैक्टिस कर, तो क्या करोगे? ठीक है सर, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करिए, क्वेश्चन लगाया नहीं हुआ यार, होता ही नहीं है, छोड़ो परे, बस फिर वो बेटा कभी नहीं इंप्रूव होगा। मेहनत करने से होगी चीजें, इंप्रूवमेंट खुद पे मेहनत, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स और मैथ्स बेटा प्रैक्टिस मांगते हैं, ये फैक्ट है, आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जुगाड़ स्ट्रैटेजी, कोई जुगाड़, कोई ट्रिक कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड प्रैक्टिस। तो पेशेंस और प्रैक्टिस से ही चीजें सुधरेंगी, सब्जेक्ट्स के अंदर वो आपको सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, यप, तो क्लियर हो गया ये? तो बेटा स्मार्ट टॉपिक चुनिए, लेकिन स्मार्टली टॉपिक्स को कवर करिए, लेकिन कवर तो करना है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बच्चे करते हैं, सब नहीं करते हैं, मेहनत लगती है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि मेहनत करोगे खुद पे तो रिजल्ट बाद में मिलेगा। तो जैसे फिजिक्स के अंदर एक फॉर्मूलाज का बहुत प्रॉब्लम आता है, सर फॉर्मूलाज ही नहीं याद होते, या सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नहीं याद होते, सर आप कैसे याद करके घूम रहे हो सर। जैसे वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद हो रही सर, पीरियोडिक टेबल नहीं समझ आ रहा, रिएक्शन सर नहीं पता चल रही कैसे कौन सी होती है। तो बेटा इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर एक फॉर्मूला नोटबुक्स बना लेते हैं, तो मैं बोलता हूं बेटा चार्ट्स लगाओ घर में, जिस कमरे में भी पढ़ रहे हो ना, वहां पे एक बड़ी सी ड्राइंग शीट लगाइए, एक नहीं मतलब कई लगानी पड़ेगी। जैसे एक ड्राइंग शीट पे क्या कर दिया, 11th के सारे फॉर्मूलास लिख दिए फिजिक्स के, एक पे 12th के लिख दिए। दूसरी दिक्कत आती है मिरर्स और लेंसेज के केसेस में, एक शीट में सारे मिरर्स के केसेस बना लो, लिख लो, एक में सारे लेंसेज के बना लो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद हो रहे लिख ला दो, या डाउनलोड करके प्रिंट करके निकाल के लगा दो। क्योंकि देखो बार बार ऐसी चीजें जो नहीं हो रही इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब कई बार तो इतना आलस आ रखा होता है कि हमारे से नोटबुक नहीं खुलती कि दोबारा रिवाइज करें, तो उसके लिए अच्छा यही है कि आप दीवार पे चिपका दें, दीवार पे चिपकाओगे जाते जाते नजर पड़ेगी तो अपने आप दिमाग में जाना शुरू होगा, ऐसी चीजें सुधरेंगी। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है, ठीक है, फॉर्मूला शीट्स आपकी होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज जो है, आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटबुक में फैक्ट्स नोट करने हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं अपनी नोटबुक को इस तरह से डिवाइड करिए कि उसमें स्पेस बच जाए। जैसे 80-20 70-30 रेशो में आप कर सकते हैं कि 70% में पहले लिख लिया, 30% साइड में कहीं पे खाली छोड़ दी, तो जब भी आप उसको दोबारा रिवाइज करने बैठे तो कोई चीज नहीं पता चली, टीचर ने कुछ बता दिया, तो वहां पे नोट कर दीजिए। एक ऐसे नोट्स बनाने हैं जो कंटिन्यूसली अपडेट होते रहे, नोट कर लीजिए। तो बेटा तो कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा बेटा बायोलॉजी के जो क्विक फैक्ट्स होते हैं, जैसे आते हैं ना, डॉग फिश क्या होती है, कटल फिश कौन सी है, कौन सी फिश फिश नहीं है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये नाम जो है इनको रखिए कहीं पे आपको नोट्स, आप एक नोटबुक बना सकते हैं जिसमें ये फैक्ट्स हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपको डेली रिवीजन करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि बार एक रोज ही एक ही टॉपिक को पढ़िए, मतलब जैसे मान लीजिए आपने क्लास में आपने कुछ पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद प्लीज घर जब आप बैठेंगे तो बेटा थोड़ा सा रिवाइज करो, बंद करने से पहले एक बार थोड़ी सी रीडिंग करिए कि यार आज मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि क्लास में अलग फ्लो चल रहा है, लेकिन जब आप इकल्ले बैठेंगे आपने क्या करते हैं, बुक बंद, दिमाग बंद, कहानी खत्म, फिर आप कहते हैं सर दोबारा से समझा दो, समझ नहीं आ रहा। बेटा एक बार एनालाइज तो करो कि यार क्या पढ़ा था मैंने, आज क्या कराया है। इतना सजग बनना पड़ेगा, इतना अवेयर खुद के लिए बनना पड़ेगा।
बिकॉज बेटा अगर आप खुद के लिए अवेयर नहीं हो तो आप बाकियों के लिए कैसे अवेयर होंगे, है ना। अवेयरनेस दिमाग के अंदर लानी है तो खुद के लिए अवेयर होने के लिए आपको एक बारी वो चीजें करनी पड़ेगी। यार सर ये पढ़ा है, देखो तो सही कि यार इसमें क्या क्या चीजें थी आज, है ना। एक बार गो थ्रू करिए, डेली रिवाइज करिए। उसके अलावा दूसरी चीज है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करते हैं हम, कोई भी नहीं करता है बहुत जल्दी। वो जब पास में एग्जाम आ जाता है तब जाके अकल आती है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या सिखाएगी? प्रैक्टिस बहुत कुछ सिखाएगी। टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी, गलतियां कहां होती हैं, सिली मिस्टेक कैसी होती हैं, कैसे उनको रेक्टिफाई करना, वो सारी प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस के बिना बेटा कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। पढ़ते रहो, जब अब तक अभ्यास नहीं करोगे ना, वो जो पढ़ा है उसका अभ्यास करोगे तो गाड़ी चलेगी। तो प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो, देखो अभी तो मॉक टेस्ट नहीं देने, वो एंड में आपको जरूर मैं बोलूंगा मॉक टेस्ट आप जितने लगा सकते लगाएंगे। अभी के लिए क्या करना है, आपको डेली साइंस की जो प्रैक्टिस है वो करनी है। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके कम से कम आप आधा घंटा अभी तो मैं सिंपल सा फंडा मैंने भी यही करता था कि मैं क्या करता था बेटा कि मेरे को पता था कि यार मेरे पेपर में ना इतने मिनट मिलने हैं। जैसे मैं आपको पता जीएटी में आपको जो है 50 मिनट्स मिलेंगे, 2.5 घंटे का पेपर है और 150 ही क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 1 मिनट मिलेगा। तो अगर मैं आधा घंटा प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मैं 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा कम से कम। मैं क्या करता था, 30 क्वेश्चन 1 2 3 1 से 30 तक लिख लेता था, पॉइंट्स है ना, पॉइंट वो बना लिए उनके, लिख लिए। फिर उसके बाद टाइमर लगा के शुरू करते थे। टाइमर लगाइए, अपने आप को चैलेंज दीजिए। 30 मिनट होने के बाद छोड़ दो कि यार अब मैंने कितने किए इसमें, फिर देखो कितने सही हुए कितने गलत हुए, खुद से एनालाइज करो अपने आप को, खुद से करना पड़ेगा। इतनी अपने अंदर पैदा कीजिए प्लीज अपने लिए अवेयरनेस की यार ये करना है। तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, पता नहीं अपने आप कैसे आ गया, पर आया। मतलब मेरे दिमाग में कि यार ऐसे करना चाहिए ना, कि मैं रोज प्रैक्टिस, तो उससे क्या होता था कि स्पीड बढ़ती है। आपके टारगेट होता है ना कि आपको ये करना है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप करते नहीं, आप ऐसे लगे रहते हो, क्वेश्चन ही नहीं करते। पहली चीज तो जो करते हैं वो लगे रहते हैं, थोड़े से मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, पेपर में जाके वहां पे उनसे क्वेश्चन पेपर ही नहीं पूरा हो रहा था, फिर बोलते हैं सर ये पेपर छूट गया, सर क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे, सर लेंथी बड़े थे। ये इस बार वाला भी यही पंडा था ना कि लेंथी बड़े आए थे सर। अरे भाई प्रैक्टिस करो, आदत बनाओ, स्पीड पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे करना पड़ेगा, उसके लिए डेली प्रैक्टिस जरूरी है। तो डेली प्रैक्टिस का रूटीन बनाइए कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 30 क्वेश्चंस लगाइए यार, जितने लगाओ जरूर, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए हफ्ता या उसमें महीना हो गया, उसमें कुछ टॉपिक कवर हो गए, उसके मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, खुद बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा वही स्पीड ऑफ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ये मेन गोल तो टाइम मैनेजमेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूं टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि बेटा आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस को बार बार चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आए, मान लीजिए आपने पहले 50 क्वेश्चंस कर लिए, फिर 100 क्वेश्चन जीएटी के हैं, तो मैं जो टेक्निक के साथ चलता था कि पहले वो क्वेश्चन करते थे कि जो सारे आते हैं उनको कर लिया, फिर वो किए जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने से हो जाएंगे, फिर वो किए जो थोड़े कम आते हैं, फिर वो करते हैं फिर जो आते नहीं है, तो ऐसे बात कर लिया। इसके बाद फिर से वही टेक्निक दोबारा लगाते थे, यार जो आते हैं और कौन से इजी लग रहे हैं वो करके देखते हैं। तो जब ये कर रहा होता था तो मैं ये भी चेक करता था कि मैंने जो किए हैं क्वेश्चंस क्या मैंने वो सही लगाया है, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी स्पीड मेंटेन करके चलना है, ऐसा नहीं कि स्पीड ही मारी जानी है कि सर मैंने तो पूरा पेपर 1 घंटे में कर दिया। बेटा एक्यूरेसी और स्पीड का बैलेंस चलेगा, वो बैलेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, रोज के रोज एनालाइज करो। मैं बोलता ही नहीं हूं मॉक टेस्ट एनालाइज करो सिर्फ, अरे रोज जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो एनालाइज करो, क्या गलत था क्या सही था, आंसर्स देखिए, मैच करिए कि यार मैंने क्या मिस्टेक किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेटा हमारे 5 सीक्रेट्स जो थे आपके लिए, सीक्रेट्स हो सकते हैं ये वाले, जो एक प्रॉपर स्टूडेंट जो एक्चुअल में तैयारी कर रहा था, एक्चुअल में जो एस्पिरेंट है, बाकी सब तो बस तैयारी कर रहे हैं। किसी ने बोल दिया एनडीए करेगा, या किसी ने कहा सस्ता सा फॉर्म में भर देते हैं देखी जाएगी, है ना, किसी ने रील देख के तैयारी शुरू कर दी, बस तैयारी कर रहे हैं, फौजी बनना है सर, देश की सेवा करनी है। अरे भाई उस एग्जाम को समझो पहले, उसको एनालाइज कीजिए। तो ये 5 स्टेप्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और बेटा इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रटना नहीं है, थ्योरी वाला काम नहीं करना है। साइंस में बच्चे 2 गलतियां करते हैं। पहली है मेमोराइजिंग, कितना रटोगे यार, बहुत है। मैं फॉर्मूला शीट मैंने दी थी बच्चों को, बेटा फॉर्मूला से कितने रट लोगे, एक को याद करोगे दूसरे का ए टी घुमा दोगे तुम, तो है कितना करोगे। तो बच्चा क्या करता है कि यार सर समझ नहीं आ रहा तो ना रट लेते हैं, है ना, पढ़ना तो है ही, रट लेते हैं इसको, बाद में देख लेंगे। फिर वो रटता है, थोड़े दिन याद रहता है, फिर भूल जाता है, फिर रटता है, फिर भूल जाता है, फिर रटता है, फिर भूल जाता है। ऐसे मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता वो 8 से 10 बार रट चुका होता है। तो 8 से 10 बार एफर्ट डाला वहां पे, उससे अच्छा क्या करते हम अंडरस्टैंड करते, एक बार अच्छा एफर्ट या 2 बार अच्छे एफर्ट डालते कि पढ़ते पहले क्या दिया है, आराम से समझते कि क्या हो रहा है वास्तव में, बजाय जल्दबाजी के। तो अपना एफर्ट बचाइए, एफर्ट जहां एक्चुअल में लगना चाहिए वो लगाइए, क्योंकि रटने वाला तो रटा ही रहेगा ना, वो तो निकल जाएगा दिमाग से, फिर से रटना पड़ेगा, है ना। वो तो वैसा है, अंडरस्टैंड करेंगे तो चिपक जाएगा हमेशा के लिए दिमाग में। दूसरी चीज, अब कईयों के चिपक तो रहा होता है, वो आगे अप्लाई नहीं करते, वो कहते हैं चल पढ़ते रहो, पढ़ते, थ्योरी आनी है, इस बार भी थ्योरी आई थी, थ्योरी तो आएगी,
क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला से कौन से क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी रटते रहते हैं, या वो फॉर्मूला ही पढ़ लेते, अप्लाई नहीं करते, वहां पे आ जाता है क्वेश्चन, फिर कहते हैं कि सर अब ये बन नहीं रहा। तो प्रैक्टिस साथ साथ करिए डेली। थ्योरी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी तो बेटा पढ़नी है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है, ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एफर्ट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आप जाने के लिए रेडी हो, तो बेटा तैयारी शुरू करना, वरना मत करना। मैं मेरी बात कईयों को चुभेगी कि सर ये क्या बोल रहे हैं। बेटा कैपेबिलिटी सब में है, कैपेबिलिटी सब में है, क्षमता सब में है, उस क्षमता का उपयोग करने की क्षमता सब में नहीं होती, वो बनानी पड़ती है, वो समय के अनुसार आती है। कि जो आपकी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को यूजफुल वे में यूजफुल करना, यूजफुलनेस उसकी जो है क्वालिटी निकालनी, वो आपके हाथ में, वो आपको करने के लिए मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा, पेशेंस लगेगा। कई बार ऐसा दिन आएगा कि स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी होती है ना तुम्हारे पास कि सर हम तो फोड़ देंगे एनडीए, है ना, करने बैठते हो, ठीक है, महीना या कई बार थोड़े दिन ही गुजरते हैं, ऐसा टॉपिक आ जाता है जो समझ ही नहीं आ रहा होता, फिर वहां पे थक के बैठ जाते हैं कि सर यार ये कैसे करें, मेरे से तो होगा ही नहीं। बस यही बीज दिमाग में जाने की देर है कि मेरे से नहीं होगा, उसके बाद तो बेटा वो वैसे भी नहीं हो रहा, फिर चाहे जो मर्जी मोटिवेशन ले लो, फिर दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले अभी से मन बना के बैठो कि होगा या नहीं होगा। होगा, दोबारा नहीं क्वेश्चन पूछना कि होगा कि नहीं होगा, बोल दिया ना कि होगा, फिर दिक्कत आएगी यार ये क्या है, तो इसको कैसे करना है उस पर फोकस करें, बजाय इस पे होगा कि नहीं होगा। माइंड, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ठीक है, तो देखो मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, हमने स्टेप्स के ऊपर बात करी, हमने गोल्डन रूल, हमारा जो ये टॉपर्स का भी गोल्डन रूल है कि बेटा अंडरस्टैंडिंग से चीजें चलेंगी, प्रैक्टिस से चीजें चलेंगी, और हमने हमारे ये 5 पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बेटा देखो, डिस्कस करना मेरा पर्पस है, मेरा कर्म है। मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको इस एग्जाम से कैसे निपटना है, इससे कैसे डील करना है। ओके, सिर्फ समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है बेटा, अब बच्चों तुम सबके लिए हमने लॉन्च कर दिए हैं हमारे बैचेस। तो जो भी बच्चा साइंस ओनली बैच लेना चाहता है, मेरे से पढ़ना चाहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो हमारी साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अभी इनिशियली स्टार्ट हुई हैं, थोड़े दिन हुए हैं। अगर अभी पढ़ लोगे, बैकलॉग इतना ज्यादा नहीं है, कवर कर जाओगे। लेकिन इसके बाद जब लेट किया ना कि ये सर दुशहरा दिवाली निपटा लें, तो तुम निपट गए, समझ लो तुम्हारा पेपर तो निपट गया। क्योंकि जितना कम समय खुद को दोगे, उतना अपनी गलतियों को सुधारने का मौका कम मिलेगा। क्योंकि गलतियां तो होनी है, हमसे, मुझसे भी होती हैं, तुमसे भी होंगी, लेकिन जितना जल्दी शुरुआत करोगे, गलतियां सुधारने का मौका ज्यादा मिलेगा, और गलतियां सुधारोगे तो ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि बाद में मौका मिलता नहीं है, गलतियों पे गलती करते जाते हैं, फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती है, एग्जाम होता नहीं है, फिर हम रोते हैं। उससे अच्छा है एक अभी मौका दो अपने आप को। ठीक है, तो बेटा हमारा जो बैच है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के सेशंस मिलेंगे। तो सभी के लाइव क्लासेस होंगी डेली। ठीक है, 5 डेज एक वीक में क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा डीपीपीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे लैग भी करते हैं। तो बेटा स्पेशली मैंने एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं ना हाईएस्ट लेवल के, उसके बेसिस पे डीपीपीस बनाई है। मेरी जो डीपीपीस रहेंगे उनमें कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको हर एक डीपीपी के अंदर मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये बेटा ओवरऑल मतलब पूरी जर्नी में, जब हम अभी शुरुआत हुए हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हम कम से कम बेटा मान के चलिए 3500 to 4000 प्लस क्वेश्चंस निपटाएंगे। इतने क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, इनके सबके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सिर्फ शीट नहीं मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, सॉल्यूशंस भी दूंगा मैं, मेरे वीडियो सॉल्यूशंस होंगे मेरे खुद के, ताकि तुम्हें समझ में आए कि करना कैसे है ना। बाद में अगर गलती खुद से नहीं हो रहा है तो बेटा डीपीपी, उनके सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे सारे विद देयर सॉल्यूशंस। हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे ऑन डिजिफाइड लर्निंग ऐप। सिलेबस टेस्ट होगा, जैसे जैसे सिलेबस कवर होते जाएंगे टेस्ट होते जाएंगे। डीपीपीस को आप टेस्ट की फॉर्म में दे सकेंगे, ये भी आपके पास एडवांटेज होगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस नहीं, डीपीपीस आप टेस्ट की फॉर्म में भी दे सकेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट बेटा आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारी चीजें आपको सबसे अफोर्डेबल वे में मिल रही हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 349, 350 रुपए इतने का बेटा बैच है। ईशा कब देख रहे हो ना, सब्सक्रिप्शन कितने का बताना है, उससे भी सस्ता है। ठीक है, वहां भी समय दे रहे हैं, यहां पे दोगे ना तो निखर जाओगे। तो अगर आप साइंस पूरी कवर करना चाहते हैं, यू कैन बॉट दिस बैच। इसके अलावा बेटा आपको हमारे मैथ्स ओनली एंड मैथ प्लस साइंस के बैचेस भी मिल जाएंगे, इन पे भी आपको सब कुछ सेम मिलेगा। तो अगर आप मैथ प्लस साइंस दोनों पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मैथ प्लस साइंस का बैच ले सकते हैं, 800 में है। अभी इस पे आपको 100 रुपीज का बेटा जो है वो ऑफ मिल रहा है। ठीक है, 100 रुपए ऑफ आपको इस बैच के ऊपर मिल रहा है। तो बेटा आप इस बैच को 700 में, ये 7 समथिंग का पड़ेगा, थोड़ा सा वो जीएसटी मिला के, लेकिन वो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ मैथ का बैच लेना है वो आपको 449 का मिल जाएगा। तो जो भी बैच आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बेटा एक ही चीज मैं बोलूंगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइंस जो है वो आपको एनडी में बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। ठीक है, दिस इज योर एज। मैं हमेशा बोलता साइंस एंड मैथ दोनों जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं साइंस पढ़ाता हूं तो साइंस इज माई एज, बट साइंस एंड मैथ विल गिव यू एज। क्यों बेटा, एनडीए में सबसे ज्यादा सिलेक्शन किनका है, पीसीएम वालों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वालों, क्यों है? दो चीजें हैं, मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस 500 मार्क्स हम कवर करा रहे हैं, सबसे बड़ा सेक्शन हम कवर कर रहे हैं।
तो बेटा इसको बहुत ही स्मार्टली अगर हम करें, बहुत ही प्रैक्टिस से स्मार्ट वे से करें, तो बेटा एनडी में कट ऑफ तो आराम से निकलेगा। फिजिक्स अगर आप साथ में इंग्लिश कर लेते हैं तो बेटा सिलेक्शन पक्का है। तो बस, लेकिन मैं स्टार्टिंग में जो चीज बोला था, ये सब की सब चीजें इररेलेवेंट है अगर तुम एफर्ट नहीं डालोगे। सो यू नीड टू पुट द एफर्ट। किसके लिए? खुद के लिए, मेरे लिए नहीं। आपको ये एफर्ट खुद के लिए डालना है, खुद के लिए पढ़ना है, खुद के लिए जाना है। ठीक है, एनडीए क्यों जाना है? फॉर माई सेल्फ, मेरे को करना है। इतना एटीट्यूड अपने लिए रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे को खुद के लिए करना है, तभी जाके चीजें आसान हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा अब अगर आप बैचेस में आना चाहते हैं तो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपका मैथ का जो बैच है, मैथ की क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। साइंस की हमारी हो चुकी है, साइंस का जितना भी बैकलॉग है वो कवर कर सकते हैं आप, लेकिन अभी करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा, वो कवर नहीं होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैं आज भी बोल रहा हूं, अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो बेटा इसके अलावा बेटा जब भी आप इन बैचेस को ज्वाइन करेंगे, जैसे आप साइंस ओनली बैच भी लेते हैं, तो आपको हमारा एक सरप्राइज बैच भी मिलता है, जो है एनडीए 2 2025 का मैथ का बैच। जो बच्चे उस बैच को रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स आप एक साथ वो देख सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे हैं जिन्होंने एनडीए दिया था लेकिन किसी कारणवश अच्छा नहीं गया, उनके लिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।